स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। शुरू कर रहा हूं टक्कर भाग 2। वैन पर निगाह पड़ते ही रजत सेठी के हाथ पांव फूलने लगे। घबराहट के कारण दिल जोर जोर से उछलने लगा। जिंदगी में पहली बार वो किसी गैर कानूनी काम में हाथ डाल रहा था। ऐसी स्थिति में उसका घबराना मुमकिन था। वैन के पीछे ट्रक भी नजर आया। रजत सेठी समझ गया कि उस ट्रक में जो कोई भी है अपना ही आदमी है। रजत सेठी ने अपने कांपते हाथ पांव का इस्तेमाल किया और बख्तरबंद ट्रक आगे बढ़ा दिया। ट्रक का कुछ दूरी पर नजर आ रही संकरी सड़क की तरफ बढ़ गया जहां से वैन को गुजरना था। क्षमा करें, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। उसके बख्तरबंद ट्रक का पीछे का दरवाजा खुलकर थोड़ा सा सड़क को छूने जा रहा था और भीतर तक खाली ट्रक नजर आ रहा था। देखते ही देखते एयर इंडिया कार्गो का ट्रक संकरी सड़क पर आ गया। बख्तरबंद ट्रक ने संकरी सड़क को कुछ इस प्रकार घेर लिया था कि पीछे से कोई भी वाहन उसे ओवरटेक न कर सके। रजत सेठी ने गति बेहद धीमी रखी हुई थी, करीब 25 के आसपास। साथ ही साथ वो भगवान का नाम भी लिए जा रहा था कि सब ठीक रहे। और उस बख्तरबंद ट्रक के 30 फीट पीछे रॉयल वॉल्ट की वैन थी, जो कि जगह हम कम होने के कारण और साइड ना मिलने के कारण धीमी गति से चलने लगी। अगला दृश्य। सुरेश कोहली ने बेचैनी से पहलू बदला। सामने बख्तरबंद ट्रक के आ जाने के कारण उन्हें वैन की गति मजबूरन कम करनी पड़ी थी, जबकि वो चाहता था कि जल्द से जल्द होटल तक ठीक ठाक पहुंचा जाए। सड़क संकरी होने और बख्तरबंद ट्रक के काफी फैले होने की वजह के कारण वैन ट्रक की बगल से निकल नहीं सकती थी। साले, इस बख्तरबंद ट्रक को भी अभी सामने आना था, कोहली चिल्लाया। जगत राम ने कुछ कहने की अपेक्षा बैक मिरर में देखा। पीछे आ रहा ट्रक अब काफी समीप आ पहुंचा था। उसके मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। एकाएक जगत राम के जबड़ों में खतरनाक कसाव आ गया। जगत राम की निगाहें सामने नजर आ रहे बख्तरबंद पर जा टिकी। कोहली, जगत राम के गुर्राहट जगत राम के होंठों से गुर्राहट निकली। हाँ, उन लोगों ने हमें घेर लिया है। सुरेश कोहली ने चौंक कर जगत राम को देखा। क्या कह रहे हो? पीछे ट्रक है ना? है ना? हाँ, और आगे लंबा चौड़ा बख्तरबंद कार्गो का ट्रक है। इसका पिछला दरवाजा भी खुला हुआ है और सड़क को छू रहा है। अब मुझे इन लोगों की योजना समझ में आ रही है। से आ रहा ट्रक जोरों से टक्कर मारकर वैन को इस बख्तरबंद में घुसेड़ने की कोशिश करेगा, जगत राम ने भिजे दांतों से कहा। सुरेश कोहली की आंखें फैलती चली गई। हे भगवान, वास्तव में यही बात है। ओह, लेकिन मैं इन लोगों को किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने दूंगा। जगत राम गुर्राया कि कैसे? सुरेश कोहली तो जैसे हक्का बक्का था। अगर वैन टेढ़ी हो जाए तो फिर इसे बख्तरबंद में धकेला नहीं जा सकता। इससे पहले कि पीछे आ रहा ट्रक कोशिश करे अपनी सोच को कर सके, मैं वैन को टेढ़ा खड़ा कर दूंगा। सुरेश कोहली के होंठों से कोई शब्द नहीं निकला। इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों की योजना काफी बेहतर रही, लेकिन मात ये लोग यहाँ खा गए कि मुझे पहले ही इस बात का एहसास होता चला गया कि ये लोग क्या क्या कदम उठाने जा रहे हैं। जगत राम की आवाज में बेहद खतरनाक भाव विद्यमान हो चुके थे। उसका चेहरा चट्टान की मानित सख्त हो चुका था। परंतु जगत राम से चूक हो गई। करीब पहुंच चुके ट्रक ने एकाएक तूफानी गति पकड़ ली। जगत राम ने फुर्ती से स्टीयरिंग घुमाया, परंतु तब तक पीछे आ रहे ट्रक ने बेहद खतरनाक अंदाज में वैन को टक्कर मारकर कार्गो ट्रक के खुले ट्रक की तरफ धकेल दिया। वैन के पहिए ट्रक के खुले दरवाजे के ऊपर चढ़ते चले गए। जगत राम के स्टीयरिंग मोड़ देने के कारण बीच रास्ते में ही वैन का बैलेंस बिगड़ गया। तब वो आधी तो बख्तरबंद ट्रक के भीतर थी और पीछे वाले पहिए बख्तरबंद ट्रक के खुले लेटे बिछे दरवाजे पर। बैलेंस बिगड़ने के कारण वैन के दाईं तरफ वाले पहिए उठ गए। वैन टेढ़ी हो गई गिरने को। बख्तरबंद अपनी सामान्य गति से जा रहा था। ड्राइविंग सीट पर मौजूद रजत सेठी की जान सूखी हुई थी। आवाजों से उसे इस बात का तो एहसास हो रहा था कि पीछे कुछ हो रहा है, परंतु क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो देख समझ नहीं पा रहा था।
एक बारगी तो उसका मन किया कि बख्तरबंद छोड़कर भाग जाए, लेकिन ये सोच उसकी सोच मात्र ही रही। सुंदरलाल सकते की सी हालत में रह गया, मुंह उसका खुला का खुला रह गया। क्षण भर में ही चेहरे का रंग ऐसा पीला हो गया कि जैसे चेहरा निचुड़ गया हो। उसे पूरा यकीन हो गया था वैन उलटकर लुढ़कती हुई वापस सड़क पर आ गिरेगी, और वास्तव में ही ऐसा हो रहा था। सुंदरलाल को सब कुछ तबाह होता हुआ महसूस होने लगा। उसका मन किया कि ट्रक से उतरे और भागकर वैन के पास पहुंचे उसे हाथों से धकेल कर भीतर कर दे, परंतु इतने कम समय में यह सब होना तो संभव नहीं था। इससे पहले कि वैन लुढ़क कर वापस सड़क पर आ गिरती, सुंदरलाल ने किसी पागल की तरह दांत किटकिटाए और एकाएक एक्सीलेटर पर पांव दबा दिया। बेहद मध्यम गति से चल रहे ट्रक ने तीव्रता से झटका खाया और गोली की रफ्तार से आगे बढ़ा। सुंदरलाल के दोनों हाथ स्टीयरिंग पर कसे हुए थे और आंखों में खतरनाक भाव उजागर हो चुके थे। बख्तरबंद ट्रक का पीछे वाला खुला दरवाजा सड़क को छूता जा रहा था और वो अपनी उस गति से आगे बढ़ता जा रहा था। सुंदरलाल के ट्रक के पहिए रफ्तार के साथ सड़क को छू रहे दरवाजे पर चढ़े। ट्रक तेजी से चढ़ाई चढ़कर आगे को लपका। ठीक यही वक्त था जब वैन टेढ़ी होकर एक तरफ गिरने जा रही थी। तभी ट्रक का आगे का बम्पर वैन से टकराया। वैन को तीव्र झटका लगा। अब वह बख्तरबंद के फर्श पर ही घूम गई, ऐसे ही कि अब उसका सामने का हिस्सा ड्राइविंग वाला सुंदरलाल के ट्रक की तरफ था, और सुंदरलाल का ट्रक कब का नीचे वापस सड़क पर पहुंच चुका था। रजत सेठी ने जान हलक में फंसी हुई महसूस की। वह संकरी सड़क अब समाप्त होने को आ रही थी। पीछे की आहटें उसे स्पष्ट महसूस हो रही थी कि वहां कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक सुंदरलाल की तरफ से उसे कोई इशारा नहीं मिला था कि वो बख्तरबंद ट्रक को भगा ले जाए। रजत सेठी मन ही मन इस बात का पक्का फैसला कर चुका था कि जो होता है होता रहे। संकीर्ण सड़क के खत्म होते ही वो बख्तरबंद ट्रक को भगा ले जाएगा। उसने ये नहीं सोचा था कि जाएगा कहां। वहीं जहां तभी रजत सेठी की सोचें टूटी। सनसनी से दौड़ गई रजत सेठी के जिस्म में। उसके कानों में ट्रक का लगातार लगातार बजने वाला हॉर्न पड़ रहा था, यानी कि सुंदरलाल की तरफ से इशारा मिल गया था कि काम हो गया है। रजत सेठी की हरकतों में बला किसी तेजी आएगी। उसने जल्दी से डैशबोर्ड पर लगा बटन दबाया और बख्तरबंद के गियर बदलते हुए एक्सीलेटर पर पांव दबा दिया। बख्तरबंद ट्रक तेजी से आगे की ओर दौड़ पड़ा। रजत सेठी के माथे पर पसीना से उभर आया। वो जानता था कि उसके बटन दबाते ही बख्तरबंद का पीछे का खुला दरवाजा सड़क पर से उठकर धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया है, जिसे बंद होने में 25 सेकंड लगने थे। साथ ही उसे इस बात का भी पूरा एहसास था कि बख्तरबंद ट्रक के भीतर वैन पहुंच चुकी होगी, क्योंकि उठा पटकी की जबरदस्त आवाजें कई बार उसके कानों से टकराई थी, जो कि यकीनन वैन की ही होंगी। अगला दृश्य। सुंदरलाल के चेहरे पर छाया तनाव अब कुछ कम होना शुरू हो गया था। उसके देखते ही देखते बख्तरबंद ट्रक का दरवाजा बंद होता चला गया और बख्तरबंद ने भी स्पीड पकड़ ली थी। सुंदरलाल का चेहरा, छाती, बगलें, हाथ सब पसीने से भरे हुए थे। जोरों से धड़कते दिल की गति अब सामान्य होती जा रही थी। ये सोचकर वो अब भी मन ही मन कांप उठता था कि अगर वैन बाहर गिर जाती तो उसकी सारी योजना फेल हो जानी थी। फिर हाथ में कुछ भी नहीं आना था। तब देवराज चौहान या शिवराम उस पर क्रोध उतारते सो अलग, परंतु अब सब ठीक था। सुंदरलाल ने गहरी सांस लेकर आसपास देखा तो पाया कि उसके ट्रक के पीछे 4 वाहन आ रहे हैं और सामने आते या खड़े 2 वाहन, यानी कि उन सब ने ये सब होते देख लिया है। सुंदरलाल के होंठों से गहरी सांस निकल गई। ये सब तो होना ही था। किसी की आंखें तो बंद नहीं की जा सकती थी। बख्तरबंद ट्रक संकरी सड़क पार करके मुड़कर निगाहों से ओझल हो चुका था। सुंदरलाल अब खुद को हल्का महसूस कर रहा था। अब उसे कोई डर, भय, चिंता, खौफ नहीं था। ट्रक को वो धीमी गति से ही चला रहा था और पीछे वालों को आगे नहीं निकलने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि पीछे से आने वाला कोई बख्तरबंद का पीछा करने लगे। वैसे भी पीछे वालों ने ये सारा खतरनाक दृश्य देखा था और किसी ने भी ट्रक से आगे निकलने की गलती नहीं की थी। सुंदरलाल ट्रक सहित गली से बाहर निकला। दूर दूर तक बख्तरबंद ट्रक का नामो निशान नहीं था। रजत सेठी ट्रक को दौड़ा ले गया था। सुंदरलाल के होंठों पर मुस्कान बिखर गई। उसने आसपास वाले वाहनों को देखा और फिर ट्रक को तेज गति से दौड़ा दिया। 10 मिनट के पश्चात सुंदरलाल ने सड़क के किनारे ट्रक को खड़ा किया और इंजन बंद करने के
पश्चात भीतर मौजूद जगह जगह से उंगलियों के निशानों को साफ कर फिर पूरी तसल्ली से सिगरेट सुलगाकर कश लिया और ट्रक से उतरकर आगे बढ़ गया। सुंदरलाल महसूस कर चुका था कि अरबों की दौलत पर उनका कब्जा हो चुका है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो रजत सेठी ठीक ठाक बख्तरबंद को गैराज तक ले गया तो इस विचार के साथ ही सुंदरलाल के होंठ भिज गए। चेहरे पर तनाव सा उभर आया। आंखों के सामने जीवनलाल मेहता ड्राई क्लीनिंग वाले का उसके गैराज का पड़ोसी की सूरत घूमने लगी, जो कि उनकी खीर में हड्डी बनकर गिर सकता था। उल्लू के पट्टे की आदत तो वैसे दाएं बाएं झांकने की ही है। फिर एयर इंडिया का इतना बड़ा बख्तरबंद ट्रक गैराज में प्रवेश होते कैसे उसकी निगाहों से छिप सकता है। सुंदरलाल सिर से पांव तक बेचैनी से भर उठा, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। जीवनलाल मेहता बख्तरबंद ट्रक को ना देखे, वो चाहकर भी ऐसा कुछ कर सकने के काबिल नहीं था। अगला दृश्य। जो कुछ भी हुआ था वो सुरेश कोहली की रूह को फना करने के लिए काफी था। जगत राम ने कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा और संभालने की चेष्टा भी की, परंतु संभाल नहीं पाया। आत्मविश्वास ज्यादा होने की वजह से वो मात खाकर रह गया। जब ट्रक की पहली टक्कर पड़ी तो उसका सिर वैन के सामने के शीशे से जा टकराया था। इतनी जोर से टकराया कि उसका मस्तिष्क झन्ना उठा था। जब वैन उलटकर वापस बाहर गिरने को हुई थी तो सुरेश कोहली को लगा कि उसकी ऐसी तैसी फिर जाएगी। वो समझ नहीं पाया कि क्या करे। और जब ट्रक ने पुनः जबरदस्त टक्कर मारकर वैन को भीतर धकेला तो वैन बेहद खतरनाक अंदाज में घूमती चली गई। ये सब ऐसे झटके थे कि कोहली की हालत खस्ता हो गई। वैन जब घूमी तो उसकी कनपट्टी करीब ही वैन की बॉडी से जा टकराई थी। उसके बाद वो होश में नहीं रहा तो बेहोश भी नहीं रहा। बख्तरबंद ट्रक के पीछे का दरवाजा बंद होने का भी उसे एहसास हुआ था। उसके बाद बख्तरबंद ट्रक के भीतर और उनकी वैन के भीतर फैले अंधेरे का उसे एहसास था। उसके बाद तो इतना घना अंधेरा छा गया कि खुद अपना ही हाथ दिखाई देना असंभव हो गया था, जैसे वो अंधा हो गया था। 3-4 मिनट में ही वो देखने समझने के काबिल हुआ। सुरेश कोहली के होंठों से गहरी सांस निकल गई। देवराज चौहान उनसे कहीं ज्यादा चालाक निकला था। उसकी योजना का हर हिस्सा सफल रहा था और वैन को सिक्योरिटी देने वाले हर तरफ से मात खा गए थे, यहां तक कि उसका चीफ बीबी दत्ता भी। कुछ पलों तक सुरेश कोहली बुत की तरह बैठा रहा। वैन के हिलने से उसे इस बात का बराबर एहसास हो रहा था कि बख्तरबंद ट्रक चल रहा है। उसे जगत राम पर गुस्सा आया कि वो हर बात को पहले ही भांप गया था, परंतु फिर भी चोट खा गया। उसके कहने के मुताबिक अगर जगत राम ने रास्ता बदल लिया होता तो देवराज चौहान कभी भी अपनी योजना में कामयाब नहीं हो पाता। सुरेश कोहली ने अपनी गर्दन घुमाकर जगत राम की तरफ देखा। अंधेरे में कुछ नजर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जगत राम की तरफ से आवाज न आने का मतलब था कि वो बेहोश है। वैन के तीव्र झटकों ने उसे किसी नाजुक जगह पर चोट पहुंचाई है। जगत राम, सुरेश कोहली ने पुकारा। कोई उत्तर नहीं आया। सुरेश कोहली ने हाथ बढ़ाया तो जगत राम की बांह हाथ में आ गई। जगत राम, कोहली ने जोरों से उसकी बांह हिलाई, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। कोहली ने उसकी बांह छोड़ी और हाथ आगे बढ़ाकर उसका जिस्म टटोलने लगा। अगले ही क्षण सिर के हिस्से पर चिपचिपाहट महसूस हुई। सुरेश कोहली के होंठों से गहरी सांस निकल गई। वो समझ गया कि जगत राम के सिर पर खून लगा हुआ है, वो घायल है। कोहली ने अपना हाथ पीछे किया, जगत राम के कपड़ों से ही अपने हाथ के गीलेपन को साफ किया और फिर जेब से माचिस निकालकर रोशनी करने के लिए 2 तीलियां एक साथ जोड़कर जलाई। रोशनी होते ही सुरेश कोहली के जिस्म में सनसनी दौड़ती चली गई। जगत राम का सिर फटा हुआ था। सिर से बहते खून ने उसके चेहरे को लाल सुर्ख कर दिया था। वह बेहद डरावना लग रहा था। आंखें फटकर खौफनाक अंदाज में फैली हुई थी। जगत राम मर चुका था। अगला दृश्य। जीवनलाल मेहता अपनी ड्राई क्लीनिंग की दुकान की शेड के नीचे कुर्सी रखे बैठा इधर उधर देखता वक्त बिता रहा था। वो लंच कब का ले चुका था। सामने सड़क पर आते जाते लोगों को सामने सड़क पर आते जाते लोग व वाहन उसका मन लगाए हुए थे।
लेकिन काफी देर से बैठे होने की वजह से अब वो बोर होना शुरू हो गया था। मेहता ने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा। दोपहर के 3 बजने जा रहे थे। मन ही मन उसने विचार बनाया कि कुछ देर सुंदरलाल के गैरेज में टहल आता हूँ, वक्त बीतेगा। इस विचार के साथ ही वो कुर्सी से उठने जा ही रहा था कि पीछे से अपनी बीवी सरला की आवाज उसके कानों में पड़ी। जीवनलाल ने सिर घुमाकर देखा। वो दुकान के भीतर के रास्ते से दुकान में पहुंची थी। 55 बरस की उम्र रही होगी। स्वस्थ नजर आ रही थी। सुनिए जी। पत्नी सरला का स्वर सुनकर उसने मन ही मन गहरी सांस ली। क्या है? कुर्सी पर बैठे बैठे जीवनलाल ने कहा। यहां तो आइए। तुम ही बाहर आ जाओ ना। मैं नहीं आ सकती, मेरी साड़ी साफ नहीं है, सरला देवी ने कहा। अब इस उम्र में साड़ी मैली हो या साफ क्या फर्क पड़ता है, आ जाओ। आपने सुना नहीं? सरला देवी की आवाज में झंझलाहट के भाव उभरे। उठा कर ही रहेगी। आदमी को 2 मिनट आराम करते देख नहीं सकती। कहने के साथ ही जीवनलाल मेहता कुर्सी से उठा और दुकान के भीतर जा पहुंचा। ये लो। सरला देवी ने हाथ में पकड़ा थैला मेहता के हाथ में दबाते हुए एक तय किया कागज दूसरे हाथ में रखा। इस कागज पर जो सब्जियां लिखी हैं वो ले आओ। क्या? मैं सब्जी लेकर आऊं? जीवनलाल सकपका उठा। क्यों? सरला देवी ने मुंह बनाकर कहा। खाने के लिए इतना बड़ा मुंह खोल सकते हो तो 4 कदम चलकर बाजार से सब्जी क्यों नहीं ला सकते? वैसे तो फरमाइश करते हो कि बैंगन का भुर्ता चाहिए। जीवनलाल मेहता हड़बड़ाया। फिर ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता। क्यों? दुकानदारी का वक्त है, कोई ग्राहक आ गया तो वो। बस बस, रहने दीजिए, सरला देवी ने तीखे स्वर में कहा। पिछले 2 घंटे से देख रही हूं कि कितने ग्राहक आए हैं। ऐसे बैठे कुर्सी पर कि उठने का नाम नहीं ले रहे। और इतनी देर तो कभी मेरे पास भी नहीं बैठे। अरे यो किस्मत वाली, इस बुढ़ापे में तू कैसी बातें कर रही है? मेहता ने मुंह बनाया। जाकर सब्जी लेकर आओ। तुम खुद नहीं ला सकती? मैं कपड़े धो रही हूँ। कोई बात नहीं, कपड़े धोने के बाद ले आना। मैं। हाँ हाँ। हाँ क्यों नहीं करते? सारा दिन यही काम करती रहूं, आराम ना करूं? जीवनलाल मेहता ने झुल्लाकर सरला देवी को देखा। अब तुझे कैसे समझाऊं? मैं सुंदरलाल के आने का इंतजार कर रहा हूं। कौन सुंदरलाल? अरे बगल वाला गैराज वाला पड़ोसी। मैंने से कहा था कि कोई सस्ती सी कार दिला देगा। अब उसके पीछे पड़ा रहूंगा तभी तो वो मेरा काम करेगा ना। मेहता अपनी बीवी को समझाने वाले अंदाज में बोला। बस कार ले लेने दो, उसके बाद सब्जी लाने का काम मेरे जिम्मे। रोज कार पर आप जाकर सब्जी लेकर आइए। सरला देवी ने मुंह बनाकर कहा। ये कहानियां रात को खाना खाते हुए सुनाइएगा, क्योंकि खाते हुए आपको बोलने की बुरी आदत है और कुछ बोलने को नहीं होगा तो नमक ज्यादा पड़ गया है यही कहने लग जाओगे। समझे? तब ये कार वाली बात बताइएगा। कहने के साथ ही सरला देवी पलटी और दुकान के पीछे वाले हिस्से से बाहर निकल गई। जीवनलाल मेहता ने गहरी सांस ली और थैला संभाले दुकान से बाहर निकलकर सब्जी लेने आगे बढ़ गया। सब्जी की दुकानें कुछ ही दूरी पर थी। अगला दृश्य। रजत सेठी ने स्टीयरिंग मोड़ा तो एयर इंडिया का लंबा चौड़ा बख्तरबंद ट्रक सुंदरलाल के गैराज में प्रवेश करता चला गया। रजत सेठी ने मन ही मन लंबी चैन की सांस ली। कार ठीक कर रहे दोनों मैकेनिकों ने बख्तरबंद ट्रक को देखा। सामने का बड़ा दरवाजा खुला था। ट्रक सीधा अंदर गैराज के पहले हिस्से में चला गया। फिर आगे बढ़ता हुआ बख्तरबंद ट्रक गैराज के पीछे वाले हिस्से में जा रुका। शिवराम वहां पहले से ही मौजूद था। उसकी आंखों में तीव्र चमक विद्यमान हो चुकी थी, परंतु हाव भाव में व्याकुलता थी। बख्तरबंद ट्रक के भीतर पहुंचते ही शिवराम ने फौरन बड़ा सा फाटक फाटक जैसा दरवाजा बंद किया और खुद गैराज के पहले वाले हिस्से में आ गया। अब बंद किए जाने के पश्चात इस बात का एहसास कर पाना कठिन ही था कि वहां कोई फाटक जैसा दरवाजा है या उसके पीछे कोई जगह है, क्योंकि वह दरवाजा लोहे की चादरों का ही था। इसलिए सब कुछ ऐसा एक जैसा ही लग रहा था। शिवराम गैराज के पहले वाले हॉल से बाहर आ गया।
दोनों मैकेनिक कार को ठीक करने का दिखावा कर रहे थे। वो दोनों सुंदरलाल के खास आदमी थे। शिवराम ने गैराज की कच्ची जमीन पर निगाह मारी, जहां बख्तरबंद ट्रक के पहियों के निशान बने नजर आ रहे थे। शिवराम ने दोनों मैकेनिकों से कहा, ट्रक के टायरों के निशान साफ कर दो। दोनों मैकेनिक तुरंत अपना काम छोड़कर शिवराम के कहे मुताबिक काम करने लगे। शिवराम जल्दी से आगे बढ़ा। गैराज के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उसने जीवनलाल मेहता की ड्राई क्लीनिंग की दुकान की तरफ झांका। बाहर पड़ी कुर्सी तो उसे नजर आई, परंतु मेहता नहीं। शिवराम दो पलों तक तो वैसे ही खड़ा रह गया। मेहता कहाँ गया? शिवराम के मस्तिष्क में एक खलबली सी मची। दो पल वो सकते किसी हालत में खड़ा रहा। वो समझ नहीं पाया था कि मेहता ट्रक आने से पहले ही कुर्सी से उठकर जा चुका था, या ट्रक के आने के बाद, ट्रक को देखने के बाद मेहता किसी काम के लिए कुर्सी से उठकर गया है। शिवराम बाहर निकला और मेहता की दुकान की तरफ बढ़ गया। दो बार वो गैराज के सामने से गुजरा, परंतु जीवनलाल मेहता उसे कहीं भी नजर नहीं आया। कुछ ना समझ पाने वाले हालातों में घिरा शिवराम वापस गैराज में प्रवेश कर गया। चेहरे पर चिंता, बेचैनी, उलझन, खुशी, सब कुछ एक साथ था। अगला दृश्य। बख्तरबंद वैन को रोके जाने के बाद रजत सेठी ने इंजन बंद किया। ट्रक का इंजन बंद होते ही रजत सेठी को लगा जैसे वह मौत के जाल से बाहर निकल आया हो। फिर ड्राइविंग डोर खोला और छलांग मारकर नीचे आ गया। जूतों की तेज आवाज हुई। फिर चारों ओर शांति छा गई। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रजत सेठी को महसूस हो रहा था जैसे उसकी टांगों में हल्का सा कंपन हो रहा हो, उत्तेजना और डर के कारण। उसने सिगरेट सुलगाकर कश लिया और ट्रक पर निगाह मारी। बख्तरबंद ट्रक की साइडों में एयर इंडिया और कार्गो लिखा हुआ था। सुबह ये ट्रक कार्गो की पार्किंग में एयरपोर्ट पर खड़ा था और अब यहां खड़ा है, जिसके बीच में अरबों की दौलत मौजूद है। रजत सेठी ने पूरे ट्रक का राउंड लिया। पीछे का दरवाजा ठीक ठाक से बंद हो गया था। निश्चिंत रजत सेठी ने इधर उधर देखा। शिवराम उसे कहीं भी नजर नहीं आया। ठीक उसी समय दरवाजा खुला। शिवराम ने भीतर प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया। दोनों की निगाहें मिली। शिवराम का चेहरा तो फिर भी काफी हद तक काबू था, परंतु रजत सेठी के चेहरे और आंखों में काफी हद तक घबराहट स्पष्ट महसूस की जा सकती थी। कैसे हो? शिवराम उसके करीब पहुंचकर बोला। जवाब में रजत सेठी केवल सिर हिलाकर रह गया। रास्ते में सब ठीक रहा? रजत सेठी ने पुनः सिर हिलाया। तेरी जवान को क्या हो गया है? शिवराम की आवाज कठोर हो गई। कुछ नहीं। तो फिर मुंडी क्यों हिलाए जा रहा है? मुंह से क्यों नहीं फूटता? रजत सेठी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। सुंदरलाल कहाँ है? कौन सुंदरलाल? शिवराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। रजत सेठी सुंदरलाल का चेहरा और नाम कुछ भी नहीं जानता था। शिवराम ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर रह गया। तुझे मालूम है बख्तरबंद में क्या डाला है? नहीं, सॉरी, एक मिनट। 51, 52 ये है। इसकी दो लाइनें मिसिंग है। मुझे क्या मालूम? मैं तो जानता भी नहीं तुम्हारे उस सुंदरलाल को। शिवराम ने बख्तरबंद ट्रक को भरपूर निगाहों से देखा। कोई दिक्कत तो नहीं आई वैन को भीतर धकेलते हुए? मालूम नहीं, मैं तो पीछे देखने लायक भी नहीं था कि पीछे हो क्या रहा है। शिवराम कुछ नहीं बोला। वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? शिवराम समझ गया कि रजत सेठी का मतलब देवराज चौहान से है। आ जाएगा भाई। क्यों? क्यों? क्या? इस काम के बदले मुझे 20 लाख देना तय हुआ था। 20 मेरे हवाले करो और मैं यहां से जाऊं। अब यहां मेरा कोई काम नहीं है। रजत सेठी ने कश लेकर कहा। एकाएक शिवराम कठोर स्वर में कुछ कहने लगा था कि फिर खामोश हो गया। हौसला रख सेठी, मेरा दोस्त आने ही वाला होगा। ये बात उससे कर लेना। सेठी चुप रहा। वो वैन इस ट्रक के भीतर ही है ना? एकाएक शिवराम ने पूछा। तो क्या मैं खाली ट्रक लेकर घूम रहा हूं? रजत सेठी ने मुंह बनाकर कहा। शिवराम ने फिर कुछ नहीं पूछा।
चमक भरी निगाहों से ट्रक को देखते हुए टहलने लगा। वो वॉल्ट को वो वॉल्ट वैन को लेकर ढेर सारी बातें करना चाहता था, परंतु रजत सेठी से इस बारे में कोई बात करना ठीक नहीं था, क्योंकि उसे तो मालूम भी नहीं था कि वैन के भीतर अरबों का माल है। वो तो इसे छोटा सा मामला समझ रहा था। अगर सेठी को मालूम हो जाता कि ये अरबों का मामला है, तो कब का उस बात करने का अंदाज उसका बात करने का अंदाज बदल चुका होता। 20 लाख के बदले भारी मोटी रकम की बात कर रहा होता। अगला दृश्य। करीब घंटे भर बाद सुंदरलाल गैराज के समीप पहुंचा। दोनों हाथ जेब में डाले लापरवाही से अंदाज में चला जा रहा था गैराज की तरफ। टैक्सी उसने कुछ पहले ही छोड़ दी थी। सुंदरलाल की सतर्कता से भरी निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। वो जानना चाहता था कि गैराज पर या आसपास कोई गड़बड़ तो नहीं है। सब ठीक है, और उसे सब कुछ ठीक सामान्य ही लग रहा था। फिर मस्तिष्क में आया कि क्या रजत सेठी बख्तरबंद ट्रक को ठीक ठाक गैराज पर ले आया है कि नहीं। कहीं घबराहट में रास्ते में एक्सीडेंट वगैरह ना कर दिया हो। उसके बाद सुंदरलाल के दिमाग में जीवनलाल का ख्याल आया। साथ ही उसके होंठ भिज गए। साले की निगाह से कोई चीज छिप पाना कठिन है। गैराज के मुंह पर तो उसकी दुकान है, और काम चलता नहीं। सारा दिन बेकार बैठा टुकुर टुकुर दाएं बाएं झांकता रहता है। ऐसे में ओवरसाइज का एयर इंडिया कार्गो का बख्तरबंद ट्रक उसकी निगाहों से कहां छिप सकता है। सुंदरलाल जी। सुंदरलाल के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वो ठिठका और पलट कर देखा। जीवनलाल मेहता एक हाथ में सब्जी का थैला पकड़े और दूसरे हाथ में सब्जी के ही दो लिफाफों को थामे हाँफता हुआ तेजी से आ रहा था। उसकी सांस फूल रही थी। मेहता को देखते ही सुंदरलाल मन ही मन सतर्क हो गया। सुंदरलाल के करीब पहुंचकर मेहता ने सब्जी का थैला नीचे रखा और उखड़ी सांसों को ठीक करने लगा। ना चाहते हुए भी, मात्र दिखाने के लिए, सुंदरलाल के होंठों पर मुस्कान आ गई। कैसे हैं आप मेहता जी? कैसे क्या भाई, देख लो। मेहता की सांसें कुछ ठीक हुई। गधों की तरह बोझ लाद कर ला रहा हूं। तुम ही बताओ भला, ये उम्र है मेरी ऐसे काम करने की? अब इन औरतों को कौन समझाए। सुंदरलाल ने नीचे पड़ा सब्जी का थैला उठाकर हाथ में ले लिया। जीवनलाल ने राहत की सांस ली होगी कि मुझे बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। आप सब्जी लेने गए हुए थे? सुंदरलाल ने हमदर्दी जताते हुए कहा। हाँ तो और क्या। जीवनलाल ने बुरा सा मुंह बनाया। सब्जी खरीदने में तो काफी देर लग जाती है, फिर आप तो ढेर सारी लाए हैं। अब क्या बताऊं। जीवनलाल ने बुरा सा मुंह बनाकर बोला। बीवी ने पर्चा लिखकर थमा दिया था कि जाओ सब्जी लेकर आओ, लेकिन मैं भी कम नहीं। ऐसी घटिया और खराब खराब सब्जियां लाया हूं कि फिर कभी जिंदगी में मुझे दोबारा सब्जी लाने को नहीं कहेगी। फिर भी पौना घंटा लग गया। पौना घंटा? सुंदरलाल की आंखों में चमक आ गई। हाँ, 15 मिनट आने जाने के, और आधा घंटा सब्जी खरीदने का। सुंदरलाल ने फौरन हिसाब लगाया कि कब रजत सेठी बख्तरबंद ट्रक के साथ दौड़ा था और कितनी देर बाद यहां पहुंचा होगा। सुंदरलाल ने चैन की सांस ली, क्योंकि उसके हिसाब के मुताबिक बख्तरबंद ट्रक के साथ रजत सेठी जब यहां पहुंचा होगा, तो जीवनलाल मेहता सब्जी लेने गया होगा। सुंदरलाल ने आसपास निगाह घुमाई। अब अगर और किसी की निगाह में एयर इंडिया का वो बख्तरबंद ट्रक आ गया होता तो जुदा बात थी, वरना और कोई खतरा नहीं था। सुंदरलाल जी, मेहता बोला, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था। मेरा? हाँ। लगता है आप भूल गए। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई पुरानी परंतु बढ़िया कार हाथ लगे तो मुझे दिलवा दीजिएगा। आपका तो गैराज का काम ही है। कोई ना कोई तो पुरानी बढ़िया सस्ती कार हाथ लगी जाती होगी। आपका पड़ोसी हूँ, कुछ तो ध्यान। हाँ, मुझे याद है। सुंदरलाल ने तुरंत मुस्कुरा कर कहा। मुझे याद है, मैंने आपको सस्ती और अच्छी कार दिलवानी है। जब मेरे हाथ ऐसी कोई कार लगेगी, वो पक्का आपकी हुई। पक्का? पक्का। जीवनलाल मेहता के चेहरे पर तसल्ली के भाव उभरे। गैराज आ गया तो सुंदरलाल ठिठका। मेहता ने उसके हाथ में सब्जी का थैला थामा। मेहता ने उसके हाथ से सब्जी का थैला थामा। अब मैं थक गया हूं, कुछ आराम करूंगा। सुंदरलाल के मुस्कुराने पर जीवनलाल मेहता आगे बढ़ गया।
सुंदरलाल उसे जाता देखता रहा, फिर आसपास निगाह मारी। सब कुछ ठीक पाकर गैराज के भीतर प्रवेश कर गया। सामने ही उसके दोनों खास आदमी मैकेनिक के काले कपड़े पहने कार से टेक लगाए चाय पी रहे थे। सुंदरलाल को देखते ही वो दोनों सतर्क हो गए। उनके करीब पहुंचकर सुंदरलाल ठिठका, सब ठीक है? जी हाँ। बख्तरबंद ट्रक पहुंचा? पहुंचा, भीतर है। गुड। तुम लोग सावधान रहना, कोई गड़बड़ हो तो भीतर फौरन खबर कर देना। जी। और पड़ोस वाला जीवनलाल मेहता, उसका चेहरा तुम दोनों को मैं अच्छी तरह दिखा चुका हूं। उसके बारे में खास तौर से सतर्क रहना कि कहीं वो सीधा गैराज के भीतर ना पहुंच जाए। समझ रहे हो ना तुम दोनों मेरी बात को? सब कुछ समझ रहे हैं। सुंदरलाल आगे बढ़ा और गैराज के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा जहां बख्तरबंद ट्रक खड़ा हुआ था। रजत सेठी और शिवराम वहीं पर थे। रजत सेठी एक तरफ बैठा हुआ था, जो कि सुंदरलाल को देखते ही फौरन उठ खड़ा हो गया, और शिवराम बख्तरबंद ट्रक के साथ टेक लगाए खड़ा था। सुंदरलाल और शिवराम की निगाहें मिली तो दोनों ही मुस्कुराए। ये कौन है? रजत सेठी ने सुंदरलाल को देखते हुए शिवराम से पूछा। सुंदरलाल ने रजत सेठी को देखा। उसने भी पहले सेठी को नहीं देखा था, परंतु सेठी के बारे में जानता था, लेकिन सेठी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। शिवराम के कुछ कहने से पहले ही सुंदरलाल मुस्कुराकर बोला, वैन को बख्तरबंद ट्रक में धकेलने वाला मैं ही था। ओह! रजत सेठी के होंठों से गहरी सांस निकल गई। सुंदरलाल ने शिवराम को देखा। सब ठीक रहा था ना? शिवराम ने पूछा। ठीक ही समझो। क्या मतलब? वैन को बख्तरबंद ट्रक में धकेलते हुए गड़बड़ होने जा रही थी। सुंदरलाल मुस्कुराया। साली उलटकर वापस बाहर गिरने जा रही थी। ये देखकर मेरी तो हालत ही खस्ता हो गई। ओह! शिव विचलित सा हो उठा। शिवराम विचलित सा हो उठा। फिर? फिर दोबारा टक्कर मारनी पड़ी। शुक्र करो कि सब ठीक हो गया। शिवराम ने चैन की सांस ली। तुम्हारे बदले अगर कोई और होता तो शायद वक्त रहते ये गड़बड़ ना संभाल पाता। सुंदरलाल ने कंधे उचका दिए। फाटक पर क्या रहा? मुझे क्या मालूम, मैं तो आगे था, सुंदरलाल ने कहा। लेकिन वैन को अकेला देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि वो लोग सफल ही रहे होंगे। देवराज चौहान नहीं आया अभी तक? नहीं। मेरे ख्याल से वो आने ही वाला होगा। सुंदरलाल ने आगे बढ़कर बख्तरबंद ट्रक की बॉडी को थपथपाया। इस बार ठीक रहा, खतरा उठाया है तो कुछ पल्ले भी पड़ेगा। जवाब में शिवराम की आंखों में सिर्फ चमक उभरी। खोला इसे? सुंदरलाल का इशारा बख्तरबंद ट्रक के पीछे वाले दरवाजे की तरफ था। नहीं, और ना ही खोलना है, शिवराम ने कहा। देवराज चांद ने बख्तरबंद दरवाजा खोलने के लिए मना कर रखा है। हो सकता है दरवाजा खुलते ही गोलियां चलनी शुरू हो जाएं। वो लोग भीतर हथियार थामे दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हों, या ऐसा ही कुछ भी हो सकता है। जो करना है देवराज चौहान ही आकर करेगा। सुंदरलाल ने समझने वाले भाव में सिर हिला दिया। इसमें है क्या? एकाएक रजत सेठी ने पूछा। वैन, सुंदरलाल ने मीठे स्वर में कहा। वो तो मुझे भी मालूम है, रजत सेठी ने खींच भरे स्वर में कहा। मैं पूछ रहा हूं वैन में क्या है, जिसे हम इस प्रकार ट्रक में डालकर छिपाकर जबरदस्ती करके यहां लाए हैं। तू क्यों पूछ रहा है? शिवराम ने उसे घूरा। यूं ही। सेठी अब पहले की तरह शिवराम से घबराता नहीं था। आगे से यूं ही कुछ मत पूछना, वही बात कर जिससे तेरा वास्ता हो। तेरे को काम के बदले 20 लाख मिल रहा है ना, वो मिलेगा, बस। और किसी बात से तुझे लेना देना नहीं है। रजत सेठी मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगा, और फिर करीब 1 घंटे बाद देवराज चौहान वहां पहुंचा। अगला दृश्य। बख्तरबंद ट्रक को वहां मौजूद पाकर उसके चेहरे के भाव उभरे। देवराज चौहान को देखते ही शिवराम और सुंदरलाल के चेहरे पर खुशी के चिन्ह नजर आने लगे। हम सफल रहे देवराज चौहान। देवराज चौहान शिवराम को देखकर मुस्कुराया।
दिल से कोशिश करने पर अक्सर सफलता हासिल हो ही जाती है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कहा। हमारी सफलता हम सबकी चेष्टाओं का ही नतीजा है। अकेला इंसान तो कोई काम नहीं कर सकता। यह बात तो तुमने ठीक कही। सुंदरलाल खुशी से हंसा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आई? देवराज चौहान ने सुंदरलाल से पूछा। नहीं, कोई खास नहीं। जितनी आनी चाहिए थी उतनी ही आई। संभाल लिया मैंने वक्त रहते। सुंदरलाल और शिवराम वास्तव में बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अरबों की लूट वो सफलतापूर्वक कर चुके हैं और माल उनके करीब ही बेहद करीब पड़ा है। रजत सेठी के चेहरे पर कोई खास खुशी नजर नहीं आ रही थी। वो लगभग सामान्य ही था। अलबत्ता कुछ व्याकुल सा अवश्य था। वो जानता था कि गैर कानूनी काम में वो हिस्सा ले चुका है, जबकि स्पष्ट तौर पर अभी तक उसे मालूम नहीं था कि उसने गैर कानूनी क्या किया है, क्या जुर्म किया था। साथ ही उसका ध्यान अपनी बीवी बच्चों की तरफ गया, जिन्हें मध्यम वर्गीय होटल में सावधानी वश ठहरा दिया था। उसके मस्तिष्क में यह भी था कि अपना 20 लाख ले और अपने परिवार के साथ फौरन ये शहर छोड़ दे। इन सब बातों के बावजूद उसके मन में जो सबसे बड़ी परेशानी कर चुकी थी वो ये थी कि जिस वैन को हासिल करने के लिए ये लोग जान पर भी खेलने को तैयार थे, जो वैन उसके लाए बख्तरबंद में मौजूद थी, उसमें क्या है? इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वैन में अवश्य कीमती चीज है। अगर 20 लाख उसे दिए जा रहे हैं तो जाहिर है 50-50 लाख इन्होंने अपने लिए भी रखा होगा। 10-20 लाख ज्यादा ही रखा होगा। ये सब बातें मिलकर रजत सेठी के दिलो दिमाग में परेशानी पैदा कर रही थी। देवराज चौहान ने रजत सेठी पर निगाह मारी। तुम कैसे हो? ठीक हूं। रजत सेठी ने सिर हिलाया। कैसा लगा ये काम करने में? देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान उभरी। जब काम कर रहा था तब घबराहट थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। सेठी मुस्कुराया। ऐसा ही होता है, देवराज चौहान ने कहा। फिर सुंदरलाल शिवराम को देखा। जीवनलाल मेहता के बारे में कोई खबर? वो साला कुत्ता! शिवराम एकाएक क्रोध में आ गया। उल्लू का पट्टा 12-1 बजे से ही कुर्सी बाहर डाले बैठा है। हरामी के ऊपर छत भी नहीं गिरी कि भीतर चला जाए। उसने हर हालत में बख्तरबंद भीतर आते देख लिया होगा। वैसे जब बख्तरबंद आया तो मैंने बाहर झांका था, तब कुर्सी खाली थी। सुंदरलाल कुछ कहने लगा कि शिवराम खतरनाक स्वर में कह उठा। जीवनलाल मेहता हमारे लिए भारी खतरा खड़ा कर सकता है। कभी भी उसके कारण हमारा बंडल बन सकता है। हमारा सब कुछ खत्म हो सकता है। वो इस बख्तरबंद के कारण हमें बुरी तरह फंसा सकता है, क्योंकि 2-4 घंटों के बाद हमारी लूट की खबर बिल्कुल आम हो जाएगी। रेडियो टीवी पर इस लूट को और इस बख्तरबंद ट्रक का खुलासा हाल बताया जाएगा। ऐसे में जीवनलाल। रुको रुको रुको, पहले मेरी बात सुनो। सुंदरलाल ने शिवराम को टोका। होंठ भींचे सुंदरलाल को देखने लगा शिवराम। ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम अभी तक तो जीवनलाल मेहता ने इस बख्तरबंद एयर इंडिया के कार्गो ट्रक को गैराज के भीतर आते नहीं देखा। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? आते समय मुझे मेहता मिला था, सुंदरलाल ने मुस्कुराकर कहा। जब मैं यहाँ पहुंचा तो उसके पौन घंटे पहले से वो सब्जी लेने गया हुआ था। तब उसका सब्जी का थैला मैंने ही उठाया था। शिवराम ने क्षण भर सोचा, फिर कह उठा। तुम्हारे आने के आधा घंटा पहले बख्तरबंद को लेकर यहाँ पहुंचा था। इस तरफ गौर किया जाए तो फिर मेहता ने बख्तरबंद को गैराज में प्रवेश करते नहीं देखा होगा। हाँ, मेरा भी ऐसा ही विश्वास है, सुंदरलाल ने चैन भरे स्वर में कहा। ठीक है, माना कि मेहता ने बख्तरबंद ट्रक को गैराज में आते नहीं देखा। शिवराम पुनः दांत भींचकर कह उठा। लेकिन उस उल्लू के पट्टे की जो आदतें हैं उसे देखते हुए ये तो कहा जा सकता है कि उसे कभी भी गैराज में मौजूद बख्तरबंद ट्रक के बारे में मालूम हो सकता है। शिवराम के चेहरे पर बेचैनी थी। इससे पहले कि वो हमारे लिए खतरा बने, उसे साफ कर देना चाहिए। शिवराम की बात सुनकर सुंदरलाल ने देवराज चौहान को देखा। रजत सेठी खून खराबे की बात आते ही घबरा सा गया। अभी हमें किसी को लेकर कुछ नहीं करना है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। कभी कभी ज्यादा समझदारी दिखाना भी
नुकसानदेह साबित हो जाता है। तुम्हारा मतलब कि मेहता को कुछ नहीं कहा जाए? शिवराम अपने क्रोध पर काबू पाने पाकर बोला। हाँ, अभी उसे न छेड़ा जाए। चौहान ने शिवराम की आंखों में झांका। जब हम समझेंगे कि उसे रास्ते से हटाना जरूरी हो गया है, तब उसे रास्ते से भी हटा देंगे। लेकिन पैदा होने वाले खतरे को पहले ही हटा देने में क्या हर्ज है? अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे हमारे लिए खतरा बन ही जाएगा। और बिना वजह किसी की जान लेने के हक में मैं कभी नहीं रहता। शिवराम देवराज चौहान की बात से सहमत नहीं हुआ और जवाब में कुछ भी नहीं कहा। कई पलों तक उनके बीच चुप्पी व्याप्त रही। फाटक पर सब ठीक रहा? एकाएक सुंदरलाल की निगाहें देवराज चौहान की तरफ उठी। हाँ, काफी हद तक ठीक रहा, देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। राजू मिलावत और मुकेश भट्टी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, परंतु बीमा कंपनी का इन्वेस्टिगेटर बीबी दत्ता आशा से ज्यादा चालाक निकला। क्या मतलब? उसने ट्रैफिक जाम करते ही शायद बीबी दत्ता को उनके ट्रैफिक जाम करते ही शायद बीबी दत्ता को एहसास हो गया कि क्या हो रहा है, या फिर उसने वहां रुकना ठीक नहीं समझा। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर से भी उसने कार निकालकर वैन के पीछे दौड़ा दी। ओह, फिर? मजबूरन मुझे दत्ता की कार के टायर पर गोली चलाकर उसे रोकना पड़ा। उसके बाद देवराज चौहान ने सब कुछ बताया कि वहां क्या हुआ क्या नहीं। सॉरी, उसके बाद देवराज चौहान ने सब कुछ बताया कि वहां क्या हुआ नहीं बताया, तो सिर्फ ये नहीं बताया कि राजन सकोलिया ने उसे जैसलमेर वाली डकैती करने वाले व्यक्ति के रूप में पहचान लिया था। यह बताने की जरूरत भी नहीं थी, कोई वास्ता नहीं था। लेकिन सुंदरलाल बोला, बीबी दत्ता ने तुम्हें पहचाना कैसे? जहां तक मेरा सवाल है, आज ही उसने कहीं से हासिल करके मेरी तस्वीर देखी। क्यों? इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े से फोन पर मेरी बात हुई थी। वानखेड़े को मालूम था कि मैं डकैती करने जा रहा हूं। उसने सबको सावधान कर दिया होगा और दत्ता ने मेरी तस्वीर देखी होगी, ताकि ऐसा ही कोई वक्त आने पर वो मुझे पहचान सके। ओह, इसका मतलब कि वहां तुम ना होते तो हमारी सारी योजना का पटरा बैठ सकता था। यकीनन, शिवराम ने मुंडी हिलाई। मैं वहां था इसलिए कि कोई गड़बड़ ना हो सकता था कि मेरे कुछ करने की जरूरत ही ना पड़ती। कहने के साथ ही देवराज चौहान की निगाह बख्तरबंद पर जा टिकी। अजीब होंठ अजीब से अंदाज में सिकुड़ गए। शिवराम हंसा। क्या देख रहे हो? इसे खोला तो नहीं? नहीं, तुम्हारे होते हमें क्या जरूरत थी? हम इसे खोलने की गलती करते। कहकर शिवराम पुनः हंसा। होंठ सिकोड़े देवराज चौहान ने विचारपूर्ण अंदाज में सिर हिलाया। सोचते क्या हो? खोलो इसे। सुंदरलाल की आवाज में व्यग्रता के भाव आ गए। देवराज चौहान ने सुंदरलाल को देखकर नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाया। अभी नहीं। क्यों? सुंदरलाल के चेहरे पर हैरानी हैरानी उभरी। चाय वगैरह पी ली जाए। एकाएक देवराज चौहान मुस्कुरा कर कह उठा। चाय? हाँ। सुंदरलाल को जैसे भूली बात ध्यान में आ गई हो। चाय की तरफ ध्यान जाते ही कुछ तलब भी लगने लगी थी चाय की। मैं तो चाय के बारे में भूल ही गया था, अभी मंगवाता हूँ। सुंदरलाल बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने कश लिया और रजत सेठी के पास जा पहुंचा। तुम सुनाओ, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। मैं मैं क्या सुनाऊं? रजत सेठी हड़बड़ा सा उठा। जो काम तुमने किया है उसकी एवज में तुम्हारे मेरे बीच कितने में सौदा तय हुआ था? 20 लाख। रजत सेठी का दिल धड़क उठा। हम्म। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान उभरी। रजत सेठी ने सूखे होंठों पर जीभ फेरते हुए सहमति में सिर हिलाया। अवश्य ले लो, अभी मिल जाएंगे, परंतु उससे पहले कुछ और जान लो। कुछ और? क्या कुछ और? रजत सेठी के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। मैं तुमसे वो बात करने जा रहा हूं जो पहले नहीं की।
इसलिए नहीं की क्योंकि तुम इस बात को किसी भी सूरत हाल में पचा नहीं पाते और गड़बड़ कर देते, जो कि मैं नहीं चाहता था। मैं हजम नहीं कर पाता? हाँ, 3-4 हजार तनख्वाह लेने वाला इस बात को हजम नहीं कर पाता। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। तुम तो 20 लाख मिलने की बात को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। और अगर अब भी तुम्हारी बात को सुनकर हजम ना कर पाया तो? सेठी एकाएक मुस्कुराया। अब हजम करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो काम तुमने करना था वो कर चुके हो। शिवराम भी पास आ गया। बोलो, क्या कहना चाहते हो? रजत सेठी ने जैसे खुद को संभाला। जानते हो इस बख्तरबंद ट्रक में जो वैन मौजूद है उसमें क्या है? नहीं मालूम मुझे। उसमें अरबों के हीरे जवाहरात मौजूद हैं। देवराज चौहान के शब्द रजत सेठी के लिए किसी विस्फोट से कम नहीं थे। रजत सेठी की आंखें फैलती चली गई। उसके चेहरे पर ऐसे रंग उभरे कि उन रंगों के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सका। मुंह फाड़े वो हक्का बक्का पागलों की तरह खड़ा देवराज चौहान को देखता रह गया। पास खड़े शिवराम ने हौले से हंसकर सेठी का गाल थपथपाया। सेठी जैसे होश में आया। फटी आंखें ठीक हुई। सूखे होंठों पर उसने जीभ फेरी। क्या? क्या बोला था तुमने? उस वैन में अरबों के हीरे जवाहरात हैं? हाँ। विश्वास नहीं आता? नहीं विश्वास आता तो 20 लाख लेकर दफा हो जाओ यहां से। शिवराम ने बुरा सा मुंह बनाकर बोला। देवराज चांद ने कश लेकर सिगरेट एक तरफ उछाल दिया। रजत सेठी का मस्तिष्क कभी भी ठप सा हुआ था। अरबों? उसे लगा वो पागल हो जाएगा। वो खुद को हवा में उड़ता महसूस कर रहा था। समझ कर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब बोल सेठी। देवराज चौहान गंभीर था। 20 लाख कब दूं? रजत सेठी ने खुद को संभाला, हिम्मत इकट्ठी की, फिर बोला। 20 लाख? तुम ही तो कहते हो कि बख्तरबंद ट्रक के बीच खड़ी वैन में अरबों के हीरे जवाहरात हैं। देवराज चौहान मुस्कुराया। अरबों में से 20 लाख दे रहे हो मुझे सिर्फ? रजत सेठी जल्दी से बोला। वो अपने पुराने रंग में आता जा रहा था। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने काम में तुम लोगों का पूरा साथ दिया है। आखिर कुछ तो ख्याल करो। क्या ख्याल करें? ज्यादा दो। रजत सेठी कहते हुए घबरा सा गया। देखा? शिवराम जहरीले स्वर में बोला। ज्यादा मांगता है? मैं चुप। शिवराम गुर्राया तो सेठी ने तुरंत होंठ भींच लिए। देवराज चौहान ने शिवराम को खामोश रहने का इशारा किया, फिर सेठी से बोला। तुमने हमारे साथ बराबर का काम किया है, इसलिए बराबर के हिस्सेदार बनते हो। बर, बराबर के? रजत सेठी के गले में बड़ा सा कांटा उभर आया। हाँ, जो हम लेंगे वही तुम्हें मिलेगा। रजत सेठी के चेहरे पर अविश्वास के भाव उभरे। वो पागलों की तरह देवराज चौहान को देखने लगा। सच कह रहे हो? मैं सच ही कहता हूं। देवराज चौहान सेठी की दिली हालत समझ रहा था कि वो कैसे दौर से गुजर रहा है। मुझे विश्वास नहीं आ रहा। मैं विश्वास भी आ जाएगा। देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान थी। अगर ये बात तुम्हें पहले बता दी जाती तो शायद तुम अपने काम को सफलतापूर्वक नहीं कर पाते, जैसा कि तुमने अब किया है। रजत सेठी के पल्ले वास्तव में कुछ नहीं पड़ रहा था। कहीं तुम बाद में अपनी बात से पीछे हट गए तो? ऐसा नहीं होगा। मैं जो कहता हूं पूरा करता ही हूं। मेरी बात झूठ नहीं होती। अगर रह गई तो? उल्लू के पट्टे। शिवराम दांत पीसकर बोल उठा। जानता नहीं किससे बात कर रहा है? क्या मतलब? ये देवराज चौहान है। देवराज चौहान? कौन देवराज चौहान? अपने बाप का तो तुझे पता है ना कि वो कौन था? कि वो भी नहीं पता?
शिवराम गुर्राया। रजत सेठी ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। देवराज चौहान बख्तरबंद ट्रक की तरफ बढ़ गया और शिवराम ने गालियां देने के साथ साथ रजत सेठी को अच्छी तरह से समझा दिया कि देवराज चौहान क्या है, कौन है। शिवराम ने यह बात समझाने में पूरे 5 मिनट लगाए। उसके बाद रजत सेठी सीधा हुआ नजर आने लगा। 20 लाख तो उसके मस्तिष्क से कब का निकल चुका था। अरबों उसके दिमाग में घूम रहे थे और हिसाब लगाने का असफल प्रयास कर रहा था कि उसके पल्ले क्या पड़ने वाला था। एक मिनट दोस्तों, यहां भी ना थोड़ा सा गड़बड़ है। 65, 67। मैं कुछ लाइनें छोड़ रहा हूं क्योंकि वो साफ नहीं है। परंतु वो तो अब अरबों के फेर में पड़ चुका था, उनका हिसाब लगाने में व्यस्त था। साथ ही वो फौरन अपनी साली नीरा के बारे में फैसला कर चुका था कि दौलत हाथ में आते ही वो उसकी शादी नहीं करेगा, बल्कि दूसरी बीवी बनाकर अपने साथ रखेगा। जैसा कि अब नीरा ने उसके साथ साथ पड़ोस के लड़के से संबंध बना रखे हैं, वो ऐसा फिर नहीं होने देगा। टाइट करके रखेगा उसे। नीरा जैसे बढ़िया चीज को क्यों वो किसी की झोली में डाले। दौलत हाथ में आ जाने पर हर तरफ उसका ही राज्य होगा। बीवी सविता की उसे फिक्र नहीं होगी। वो जानता था कि सविता में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी बातों से बाहर जा सके। अचानक आहटे सुनकर रजत सेठी अपने विचारों से बाहर आया। सुंदरलाल छींके में चाय के गिलास रखे वहां आ पहुंचा था। तुम खुद क्यों लाए? बाहर तुम्हारे आदमी हैं, उन्हें। नहीं। सुंदरलाल ने शिवराम की बात काटी। यह ठीक है कि वो मेरे आदमी हैं, परंतु भीतर क्या हो रहा है बताना तो दूर, दिखाना भी नहीं चाहता। उन्हें सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखना है। शिवराम संपूर्ण सहमति के पूर्ण अंदाज में सिर हिलाकर रह गया। सबने चाय का गिलास थाम लिया। अगला दृश्य। रजत सेठी ने चाय के 2 घूंट भरे। उसे लगा जैसे मुंह में बेहद घटिया चीज चली गई। उसने चाय का गिलास एक तरफ नीचे रखा और तीनों को देखकर बोला, मुझे विस्की चाहिए। विस्की? सुंदरलाल ने आंखें सिकोड़कर सेठी को देखा। हाँ, मैं पिए बिना नहीं रह सकता, रजत सेठी ने स्पष्ट कहा। तू कोई खास पीने वाला नहीं है। मैं भी पीता हूं, सुंदरलाल ने तीखे स्वर में कहा। लेकिन ये वक्त पीने का नहीं, काम की तरफ ध्यान देने का है। बाद में जितनी मर्जी पीते रहना। मैं पिए बिना नहीं रह सकता। रजत सेठी के स्वर में उखड़ेपन के भाव आ गए। चुप। शिवराम गुर्राया। शराब के मामले में मैं चुप नहीं रह सकता शिवराम। वो तो मुझे हर रोज चाहिए। हर रोज चाहिए? शिवराम बुनबुनाया। हाँ। और पीने के बाद तुम्हें साली की भी जरूरत पड़ती होगी। उसे भी यहां बुलवा लो। शिवराम। रजत सेठी की आवाज में सख्ती आ गई। हाँ। हाँ बोल। शिवराम के चेहरे पर दरिंदगी के भाव भराए। क्या करेगा तू मेरा? साला मुझ पर गुर्राता है। होश में आ साली के आदमी। मैं वही शिवराम हूं जिसके साय से तेरी आवाज कांपती थी। आज साथ में जरा सा काम क्या कर लिया, सुर ही बदल गए। सीधा हो जा, वरना वरना छोड़। सेठी की आवाज में पहले जैसी कठोरता थी। मैं तेरे सामने कुछ नहीं हूं। शेर है तू और मैं चूहा। तेरा मेरा कोई मुकाबला नहीं। ये बात अपनी जगह है। मेरे जाति मामलों में दखल देना, ये जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं क्या करता हूं और क्या नहीं। शिवराम गुर्रा कर रह गया। मैं शराब पीता हूं, आदी हूं शराब पीने का। शराब पीने के बाद मैं ठीक रहूंगा। हर शाम को मुझे चाहिए। नहीं मिलेगी तो शराब की तलब में मुझसे कोई गलती भी हो सकती है। ऐसे मौके पर तुझे शराब नहीं मिलेगी, शिवराम ने दांत भींचकर कहा। शिवराम। देवराज चौहान की आवाज शिवराम सुनकर शिवराम उसे देखने लगा। देवराज चौहान ने शिवराम को देखा, फिर सुंदरलाल से कहा। सुंदरलाल, बाहर मौजूद अपने आदमी को भेजकर विस्की की बोतल मंगवा दो। लेकिन शिवराम ने कुछ कहना चाहा। शिवराम, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई नशे का आदी है तो तुम उसे नहीं रोक सकते, उसे समझा भी नहीं सकते। उसे सिर्फ अपना नशा चाहिए। सेठी को भी शराब के नशे ने कैद कर रखा है, लेकिन इतनी खैर है कि अभी वो स्मैक जैसे नशे तक नहीं पहुंचा। सुंदरलाल,
बोतल मंगा दे इसे। सुंदरलाल बाहर निकल गया और अपने आदमी से बोतल लाने को कहकर वापस आ गया। शिवराम कहर भरी निगाहों से रजत सेठी को देखे जा रहा था। सेठी ने शिवराम की निगाहों की परवाह नहीं की। शराब के मामले में वो किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता था। शराब उसे चाहिए तो चाहिए, हर हाल में चाहिए। चाय समाप्त हो गई तो शिवराम ने उत्सुक निगाहों से देवराज चौहान को देखा। बख्तरबंद खोले? देवराज चौहान ने शिवराम पर निगाह मारी, फिर सहमति में सिर हिला दिया। सुंदरलाल और रजत सेठी भी सतर्क हो गए। सुंदरलाल, यहाँ की पूरी रोशनी ऑन कर दे, देवराज चौहान बोला। सुंदरलाल ने बल्ब भी रोशन कर दिए। रोशनी में बख्तरबंद ट्रक और भी चमक उठा। रजत सेठी, शिवराम और सुंदरलाल के दिल उत्तेजना के कारण जोरों से धड़क उठे, जबकि देवराज चौहान के चेहरे पर ढेर सारी गंभीरता सिमट आई थी। वहां पैना सन्नाटा छा चुका था। अगला दृश्य। वो 50 बरस का स्वस्थ व्यक्ति था। देखने में वो किसी अच्छे खानदान का खाता पीता लग रहा था, परंतु उसकी आंखों में कूट कूट कर क्रूरता भरी पड़ी थी। बदन पर उसने पैंट कमीज के साथ रिवॉल्वर फंसा रखी थी, जिसका एहसास उसे बराबर हो रहा था। वो क्षण भर के लिए ठिठका, फिर चौराहे के समीप नजर आ रहे पब्लिक बूथ में प्रवेश कर गया। रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया। सेकंडों में लाइन मिली। हेलो, थापर साहब से बात कराओ। उसके स्वर में आदेश का पुट था। आप कौन है? जागीर सिंह। एक मिनट। कुछ देर लाइन पर खामोशी छाई रहने के बाद थापर की आवाज आई। कहो जागीर सिंह। थापर साहब। जागीर सिंह सतर्क नजर आने लगा। वो बात करते समय, आपके आदेश के मुताबिक मैं देवराज चौहान पर निगाह रख रहा था कि अगर वो किसी भारी मुसीबत में पड़े तो उसकी सहायता करूं। परंतु मेरी निगाह में देवराज चौहान के पीछे लगा एक आदमी नजर आया, और जहां पर वो लोग बख्तरबंद लाए हैं, वहां उसे एक और साथी मिल गया है। मेरे ख्याल में वो शुरू से ही दो थे, और एक देवराज चौहान और दूसरा किसी दूसरे के पीछे लगा होगा। जब वो सारे यहाँ पहुंचे तो वो दोनों भी इकट्ठे हो गए। अब वो दोनों उस गैराज की निगरानी कर रहे हैं जहां पर वो लोग उस बख्तरबंद ट्रक को लेकर गए हैं। उस व्यक्ति ने एक ही सांस में फोन पर कह डाला। क्षण भर के लिए लाइन पर खामोशी रही। इसका मतलब वो दोनों देवराज चौहान की कार्रवाई पर निगाह रख रहे हैं। देवराज चौहान ने जो किया है उन दोनों ने देखा है, और अब आगे भी उस गैराज पर निगाह रखे हुए हैं जहां बख्तरबंद ट्रक है। जी हाँ। मतलब कि उनके इरादे ठीक नहीं है। थापर का स्वर बेहद शांत था। जी जाहिर है। जागीर सिंह ने रिसीवर कान से सटाए सिर हिलाए वो कहा। और वो दोनों मौके की तलाश में हैं कि कब उनकी दौलत पर हाथ डाला जा सके। उनके किए धरे पर पानी फेर सकते हैं, या ऐसा ही कुछ भी कर सकते हैं। देवराज चौहान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। थापर का स्वर पहले जैसा था। जी मेरे लिए हुक्म। जागीर सिंह, उन दोनों पर निगाह रखो। अगर वो देवराज चौहान या उसके साथियों के रास्ते में आते हैं तो उन्हें फौरन खत्म कर दो। अगली सांस न ले सके वो दोनों। जी ऐसा ही होगा। अगर उन्हें अभी रास्ते से हटा दें तो कैसा रहेगा? जैसा तुम ठीक समझो। इस मामले में मुझसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि वो दोनों देवराज चौहान के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी न करें। जी। और किसी की निगाहों में तो नहीं है देवराज चौहान? जी नहीं। ठीक है। इसके साथ ही थापर ने लाइन काट दी। जागीर सिंह ने रिसीवर रखा और बूथ से बाहर आकर कुछ आगे बढ़ गया। कुछ आगे गैराज से हटकर सड़क के किनारे चाय की दुकान थी। वो वहां पहुंचा। वहां पर उसका एक साथी पहले से ही मौजूद था। उसने चाय का ऑर्डर दिया और दबे स्वर में अपने साथी से बोला, उन दोनों पर निगाह रखो, बराबर। अगर वो कोई हरकत करने की चेष्टा करें या ऐसा कोई शक भी तुम्हारे दिमाग में आए तो शूट करने में देर नहीं लगानी है। उसने अपना सिर हिलाया और छिपी निगाहों से दूसरी तरफ देखा। उस गैराज के सामने सड़क पर पेड़ों के मोटे तने के पीछे छिपे खड़े बाल किशन और अजीत खन्ना नजर आए।
फिर उसने सामने गैराज के मुख्य द्वार पर निगाह मारी। उसके बाद 25 गज दूर खड़ी कार पर निगाह मारी, जिस पर उनके 2 गनमैन मौजूद थे। यानी कि वो हर तरह से मामले को निपटने के लिए तैयार थे, पूरी तैयारी के साथ वहां मौजूद थे। मेरी बात तुमने ठीक से सुनी कृष्णा पवार? जागीर सिंह सख्त स्वर में बोला। जी सुनी। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, कृष्ण पवार ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं भी हर समय आसपास ही हूं। जब तक ये काम नहीं निपटता मुझे चैन नहीं आता। थापर साहब ने खास तौर से मुझे इस काम पर लगाया है तो अवश्य खास बात ही होगी। अगला दृश्य। पेड़ के पीछे से निकल बालकिशन अजीत खन्ना के करीब पहुंचा। बालकिशन, अजीत खन्ना और थापर, ये हम पिछली उपन्यास में पिछली कहानी में इनके बारे में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। यूं तो थापर को हम ज्वालामुखी के नाम से ज्वालामुखी से ही जानते हैं, लेकिन वह देवराज चौहान की इस डकैती से क्या वास्ता रखता है? बालकिशन और अजीत खन्ना यूं तो शिवराम की खास पहचान वाले हैं, परंतु वो इस मामले में कैसे टांग अड़ा रखे हैं, इसके लिए जानने के लिए आप हमारी कहानी डकैती सुन सकते हैं। अजीत खन्ना ने बालकिशन पर निगाह मारी। वो गंभीर था। अब क्या करना है? अजीत खन्ना ने पूछा। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या किया जाए? बालकिशन ने होंठ सिकोड़े। अब मैं क्या कह सकता हूँ? ये लोग रॉयल वॉल्ट की वैन उड़ाकर लाए हैं, तो जाहिर है इस वैन में कोई तगड़ा माल होगा। देवराज चौहान छोटे मोटे माल पर तो हाथ डालता नहीं है। मेरे ख्याल से सुबह तक हमें इंतजार करना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि उस वैन में क्या मौजूद है। कैसे मालूम होगा? मोटा माल है, कीमती चीज है, तो जाहिर है कल के अखबार में या रात टीवी रेडियो में इस बात का जिक्र अवश्य होगा। बालकृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा। यह बात तो ठीक है, अजीत खन्ना ने कहा। खन्ना, तुम यहीं डटे रहो। मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूं, यहां से हिलना नहीं। ताजा ताजा मामला है। वो लोग भी अभी 1-2 दिन बाहर नहीं निकलेंगे। मैं टीवी रेडियो पर जाकर खबरें सुनता हूं और उसके बाद रात को आ जाऊंगा तुम्हारा खाना लेकर। ठीक है, कुछ पीने के लिए भी ले आना। अजीत खन्ना ने फौरन सिर हिलाया। ले आऊंगा, तू लापरवाह मत होना। चिंता मत करो। उसके बाद बालकिशन अपने रेस्टोरेंट पर रवाना हो गया। कार जो कुछ दूर खड़ी थी और जागीर सिंह के इशारे पर एक कार एक कार उसकी कार के पीछे लग गई, ताकि मालूम हो सके कि बालकिशन कौन है या वो कहां जा रहा है। चलिए दोस्तों, कहानी को आज हम यहीं रोकते हैं और इसके अगले भाग में जानेंगे कि क्या होता है। जो वो घूम गई वाला सीन है ना, वो नहीं मुझे समझ में है कि एक ठीक ठाक बड़ी वैन, वैन क्या, मारुति वैन भी नहीं घूम सकती ट्रक के अंदर, कितना बड़ा मर्जी कंटेनर ट्रक हो, है ना, घूम तो नहीं सकती। और वैसे भी जो आर्मर्ड ट्रक होता है वो ठीक ठाक होता है, मतलब जैसे फौज का 1 टन गाड़ी होती है उससे उसके बराबर होता है। वो जो आता था ना, टाटा 407, 407 ही आता था, 207 था, क्या कहते, वो होता था कुछ, 07 था नंबर उसका, वो होता था। तो वो गाड़ी ट्रक के अंदर घूम नहीं सकती। खैर, पर जो ही है, वाकई जगत राम मुझे लग रहा है अपनी केवल ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया, या मरवा दिया अनिल मोहन जी ने। खैर, अभी तक कहानी अच्छी जा रही है मेरे ख्याल से। अब देखना यह है कि कितनी ईमानदारी बरती ना। मतलब सोचो, कोई भी आदमी जो भारतीय समाज है हमारा, इसे हम, और मुझे लग रहा है इसीलिए देवराज चांद की कहानियां पसंद की जाती हैं। जो चीज हमें आम तौर पर अपने आप से भी शायद अपेक्षित ना हो, वो देखने को मिलती है कि देवराज चांद ने कहा, यानी उसे हम 20, वो लोग 20 लाख देकर टरका सकते थे, चलो भाई जा। लेकिन देवराज चांद ने
इस बात को एक्नॉलेज किया कि इस आदमी का रोल बराबर की इंपॉर्टेंस का है, ठीक है, तो उसको हक भी उतना ही मिलना चाहिए। ये अच्छी बात थी। और चूंकि ये बातें हमें कहीं और, मेरा स्वयं का मानना है कि हमारे समाज में भी, हालांकि ये थोड़ा सा ज्ञान टाइप लगेगा जिसे लोग ज्ञान कहते हैं, लेकिन ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है, यूं कह लो कि ये बड़े बोल लगेंगे, लेकिन ये मैंने देखा है कि हमारे यहाँ भारतीय समाज में हम अम, किसी भी ऐसी बात की बढ़ाई या उसके ऊपर, यानी मान लो कोई अगर आपका मित्र, चार लोग बैठे हुए हैं, पांचवा आदमी आए, उससे वो पूछे कि क्या हुआ भाई, तुम इतनी लेट क्यों आए, तो कहेगा लेट, अरे भाई मैं तो जल्दी आ गया हूँ, मतलब अरे मेरे को ना तीन चार रेड लाइट जंप करनी पड़ी तब आया। तो आप देखिएगा कि उनमें से, वो चारों में से कोई नहीं उसे ये कहेगा कि भाई रेड लाइट जंप नहीं करनी चाहिए थी। ये इसलिए नहीं कि पुलिस पकड़ लेगी या चालान हो जाएगा, इसलिए इसलिए कि जब किसी तरफ से दूसरी गाड़ी को बत्ती हरी हो गई उसकी, तो दंदनाता हुआ आ सकता है, तू ना सिर्फ खुद मरेगा, दूसरे की मौत में भी तुम, यू नो, उल्टा वहां पर सब अपनी अपनी वीर गाथाएं सुनाने लग जाएंगे। अरे एक बारी मैंने ना वहां से रेड लाइट क्रॉस की थी, अरे तुमने वहां से रेड लाइट क्या क्रॉस की थी, मैंने तो उससे भी बड़ा वो किया था, फिर वो तीसरा और कहेगा उससे बड़ी कोई बात सुनाएगा। यानी ये जो चीजें हैं तो हम, हमारा समाज बहुत रेयर है कि हम वैल्यूज को प्रमोट नहीं करते, जो कि हमें करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, मैं आप सबके कमेंट्स भी देख दूं और उत्तर दे दूं, ताकि पता चले कि मेरी बात कल कितने लोगों ने सुनी है। क्योंकि हमारे बहुत से, वैसे मैंने सोचा हुआ है, हमने कल विचार बनाया कि हम एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो डाल देंगे इसके ऊपर, ताकि आप सब लोग और फिर हम एक आधा हफ्ता इंतजार करेंगे कि सब ने देख सुन लिया हो, और फिर किसी के मन में कोई अ, दुविधा न रह जाए कि भाई मुझे बताया नहीं गया या मुझसे पूछा नहीं गया। चलिए, सुनील उपाध्याय जी कह रहे हैं बहुत अच्छे विक्रम भाई, कहानी बहुत अच्छी सुना रहे हैं, धन्यवाद। अच्छा, ये ताकत का खेल पर इनका कमेंट है, धन्यवाद भाई जी। दिनेश कुमार जी कह रहे हैं, दिनेश कुमार जी ने ये क्या किया हुआ है, यहाँ पर 40 रुपए क्यों लिखा हुआ आ रहा है। दिनेश कुमार जी ने थैंक्स लिखा हुआ है और एक 40 रुपए दबाए हुए हैं, मतलब मैसेज आए हुए हैं, मैं देख लेता हूँ, पूछता हूँ भाई से मेल वेल आई है कोई तो, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं है। खैर, यदि आपने कोई सहयोग भेजा है तो बहुत धन्यवाद आपका दिनेश कुमार जी। अभी रुक जाइए, अभी हम शुरू ही होने वाले हैं, आपने तो मतलब पहले ही बारिश करनी शुरू कर दी। खैर, धन्यवाद। दिनेश कुमार जी कह रहे हैं, अच्छा उनका कमेंट है एक और, कोई बात नहीं विक्रम भाई, बाजार से नॉवल खरीदने जाएंगे तो 500 का आएगा, कोई बात नहीं। एक तरफ से देखा जाए तो आपकी बात सही है दिनेश जी। खैर, इतनी बड़ी उड़ान तो नहीं मारनी, आप एक जीरो कम कर दीजिए, उतने के सहयोग से ही बात बन जाएगी, बाकी जब वो बनाएंगे तो देखते हैं क्या बनता है। क्योंकि ये ऐसा है ना कि देखिए, हमारी दिक्कत ये है कि मैं भी नहीं चाहता हूँ और हम तीनों में से कोई भी नहीं चाहता कि अपना अ, जो पर्सनल गूगल पे या कोई वो है वो दे। सच में हम नहीं चाहते, हम उससे बेहतर है कि हम बंद कर दें इस धंधे को। अगर हम उसे हमने चेक किया है तो, यानी अगर आप एक व्यापारिक संस्थान की तरह से वो लेते हैं, तो उसके लिए फिर से पहले पैसे लगाओ और फिर वो करो, और उसमें मुझे लग रहा है कुछ और तिया पांचा भी हो जाएगा। कहने का मतलब, वो सरकार का वो जो जीएसटी वीएसटी होता है, ना भी हो तो कोई ना कोई सरकारी तंत्र इसमें फंस जाएगा। यानी आप एक व्यावसायिक संस्थान की तरह अपने आप को वो करते हैं, अगर आपको वो जो आम जो हम देखते हैं ना, वो जो दुकानों वाला क्यूआर कोड वगैरह होता है, वो होता है, तो मतलब मैंने देखा है कुछ लोगों ने तो यूट्यूब पे अपने दिए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे हमें ऐसा करना, हम तीनों को ही लगता है, नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए, और हम नहीं करेंगे ऐसा। तो अब जो तीसरा विकल्प है वो है यूट्यूब के थ्रू। उसका केवल एक ही जो ड्रॉबैक है वो ये है, ड्रॉबैक की हिंदी क्या होगी, उसकी एक ही हानि है
कि यदि कोई व्यक्ति 1 रुपया भी देता है ना, तो 30 पैसे गूगल रख लेता है, यूट्यूब रखता है, और 70 पैसे देता है, और 70 पैसे के ऊपर फिर मेरे ख्याल से 18% टैक्स लगेगा। तो वही 50 पैसे हाथ में आएँगे आदमी के। तो फिलहाल हमारे पास एक वही ऑप्शन है, विकल्प है, देखते हैं। खैर जैसा भी होगा बताएँगे आपको एक आधे दिन में। धन्यवाद आपके सहयोग और आपके इस बढ़िया कमेंट के लिए। अमर सिद्धू जी कह रहे हैं, विक्रम भाई सेहत ठीक है आपकी? सेहत तो ठीक है अमर जी, काफ़ी लंबी छुट्टी ली है, धन्यवाद। हाँ, वो देखो, इसका मतलब आपने कमेंट नहीं सुना, केवल आधी कहानी सुनी, अपना कमेंट किया, आगे बढ़ गए। खैर, धन्यवाद। उम, अवतार भाई कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार, कहानी वार्ता चैनल पर कहानी सुनाने के लिए हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद भाई जी, मैंने इसीलिए यही सोचकर, और अपने मित्र को भी हमें पूरा भरोसा था, लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि हम सभी सीमित संसाधन वाले हैं। तो उस आदमी की जो भी, मतलब उसकी भी पारिवारिक जो भी होंगी, उसने जितना सहयोग दिया उतना ठीक है। तो और उसका हम मान रखते हैं कि भाई ठीक है, अगर ना भी कह रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा गला थोड़ी फँसा पड़ा है। ये आपके इस तरह के कमेंट्स जो है ना, हमारी बात को हमें बहुत बहुत बड़ा वो देंगे, मतलब बहुत साथ देंगे हमारा उसे ये बताने के लिए कि भाई देखो, लोग हैं हमारे साथ। मतलब मैं ये मानता हूँ कि ये आपका अकेला नहीं है, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने सुना और उनके मन में रहा और उन्होंने कमेंट नहीं किया। आपने किया, धन्यवाद। तो कम से कम 10% लोगों की भावना आपके इस कमेंट में दर्शा रही है, ये ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। समीर हिंदुस्तानी जी कह रहे हैं, हेलो विक्रम भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई जी। मैंने देवराज चांद सीरीज के लगभग 150 उपन्यास पढ़े हैं। 150 रुपया लेगा? 150 उपन्यास पढ़े आपने? ओके, 150। ठीक है, आपने पढ़े होंगे। मैं आपकी इस उसको ना चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ना बहुत ठीक ठाक खोज की हुई है। समीर भाई, जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैंने ठीक ठाक खोज की हुई है, तो मेरा तात्पर्य ये है कि मैंने सीधा 3-4 प्रकाशन उनसे संबंध किया, और अनिल मोहन जी के यहाँ से ईमेल करके लिस्ट ली हुई है। उसमें 134 कहानियों के नाम है केवल। तो इसका मतलब है कि आपने जो अनिल मोहन जी की अलग पढ़ी है, उनको भी देवराज चांद सीरीज गिन लिया होगा, और इसमें वो जो पूर्व जन्म वाले हैं वो सब शामिल हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा, वो दौर ऐसा था कि उसमें ना लोगों ने, और खास तौर पे ऐसा ना, ये जो प्रकाशन वो थे, जो प्रकाशक थे, ये जो जो राजा पॉकेट बुक्स और तुलसी पॉकेट बुक्स और ये सब जो थे, ये लोग क्या करते थे, ये क्या कहते हैं यार उसे, मतलब जैसे वो फ़िल्म होती है ना, वो कर लेते हैं लोग, पायरेसी। पायरेसी की वो चलती थी, तो हो सकता है कि कुछ एक कहानियाँ ऐसी भी आई हों। ख़ैर, उम, इनमें से कुछ यूट्यूब पर सुने हैं, लगभग 10 या 12, ज़्यादातर खुद खरीद कर पढ़े हैं, क्योंकि जिस उपन्यास से बरसात नाम लिख लेता था, और मैंने ये कि वेद प्रकाश शर्मा के नावल आपके चैनल पर सुने हैं। मेरे चैनल पर वेद प्रकाश शर्मा जी का एक भी नहीं है अभी तक। खैर, मेरा मतलब है कि वो मैंने दूसरे चैनल पर सुने हैं। अच्छा ठीक है, अब वो बंद कर दिया है। किसने? हमारी कहानी अधूरी रह गई है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की कि वो आगे कहानी सुना दें। हाँ हाँ बिल्कुल। शुभम जिंदल जी कह रहे हैं, सर आपके भाव अच्छे लगे, आपने साफ बात दी है, ये अच्छा लगा। जो भी हो सकेगा आपके साथ हूँ। धन्यवाद शुभम जी। सूरज कुमार जी कह रहे हैं, थैंक्स वेरी नाइस सर, थैंक यू। विजय जी का उपन्यास है, विजय जी का कमेंट है, बढ़िया उपन्यास है।
आधी योजना सफल हो गई, बाकी की आधी योजना भी सफल हो जाएगी, देखते हैं क्या होगा। खैर, अब अगला एपिसोड कब तक आता है, आपको जब भी वक्त मिले अपलोड कीजिएगा आराम से, दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल। योजना तो सफल हो गई है। वो बेचारा जगत राम मर गया ना, मुझे बुरा लगा उसका। मतलब उसने टक्कर देनी थी। अंदर तो ये वो बेचारा वो बैठा हुआ है सुरेश कोहली। वो तो आधा तो मुझे लग रहा है कि उसको देवराज चौहान एक बार ही कहेगा ना, चल तेरे को देंगे 10%, तो खुद ही मान जाएगा कि हाँ हाँ चलो लो खोलो। खैर, देखते हैं। सूरज कुमार जी का, अच्छा सूरज कुमार जी केंकड़ा पे कमेंट कर रहे हैं। थैंक्स, वेरी नाइस, थैंक यू। इन्होंने केंकड़ा के धड़ाधड़ पार्ट सुनते ही थैंक्स वेरी नाइस लिखते हुए गए हैं। कृष्णा बहन का कमेंट है, विक्रम भाई नमस्कार, उपन्यास बढ़िया जा रहा है, देखना है डकैती कैसे हो पाती है विक्रम भाई। डकैती तो हो गई बहन, उठा ली गाड़ी उन्होंने। पर सही, अच्छा था, पूरा पिक्टोग्राफिक सही था वो। थोड़ा मेरे पढ़ने में कमी रह गई होगी, क्योंकि ना ये कहानियां पुरानी है। कब की है ये कहानी, एक मिनट मुझे देखने दो। ये है जी 94 की कहानी है ये भी, ठीक है। और तो इनकी जो आप मतलब वो जो उड़ चुका है ऊपर से, तो कई जगह पर ना ये बहुत ज्यादा वो है। मैंने डार्क करके फिर भी देखने की कोशिश की है, लेकिन समझ नहीं आता, तो इसलिए स्पीड और जो मेरा रेसिटेशन है वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ज़्यादा असुविधा नहीं हुई होगी सुनने में। बाकी जो आपने सहयोग की बात कही है वो ठीक है, मुझे इस बारे में कुछ खास ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप बता दीजिएगा कैसे क्या करना है। अगर मेरा समर्थ हुआ तो ज़रूर करूँगी। हाँ हाँ बहन, हम ऐसा कोई वो करेंगे ही नहीं कि यू नो क्या कहते हैं उसे, कि आसमान से तारे तारे तोड़ने वाली डिमांड नहीं करेंगे। तो ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, आपने अम, अपना साथ अ, देने की बात कही है। लेकिन प्लीज त्र्यंबकम इसी तरह चलाते रहिएगा। जी हाँ, त्र्यंबकम का आज वाला जो भाग आने वाला है ना, वो सुनिएगा। अच्छा, आपका कमेंट है त्र्यंबकम के लिए भी। उपन्यास बहुत रोचक स्थिति में आ गया, युद्ध का वर्णन काफी विस्तार से किया गया है, आगे देखिए शिव क्या करते हैं। लगता है शिव इस युद्ध से संतुष्ट नहीं, आगे देखिए चंद्रवंशी को कहता है। आज का जो एपिसोड है ना, मैंने उसको दरअसल थोड़ा आगे पढ़ा और फिर मैं रुका। ये वाला जो है ना, पूरी स्थिति को बदल देगा। यानी चलिए, मैं आपका सस्पेंस खत्म नहीं करूंगा, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको हमें लगेगा बिल्कुल हम कहानी के पहले पन्ने पर आ गए हैं। ऐसा ऐसा भाव आएगा। कुछ देर में सुनिएगा। हो सकता है जब तक ये पोस्ट करूं तब तक वो भी पहुंच चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट्स के लिए। आपने व्यक्त किया कि आप लोग सहयोग के लिए तैयार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, चलते हैं, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में कुछ देर बाद यानी कल। तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना है आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।